चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ये खुद का भी हो सकता है, बच्चों के भी एजुकेशन लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया तो लोन का जब रीपेमेंट करोगे तो उसमें क्या आएगा, अगेन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पोर्शन 80E के लिए क्वालिफाई कर रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट लिमिट। जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे सारा क्वालिफाई करता है, अमाउंट लिमिट नहीं है उसके अंदर, है ना। अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें टाइम की लिमिट है। 7 साल के बाद ये अलाउड नहीं होता। जब आप EMI पे शुरू करने कर देते हो उसके बाद 7 साल तक अलाउड होता है। 7 साल के बाद अगर मान लीजिए आप लोन को खींचते हुए 10 साल तक ले गए तो इंटरेस्ट की 80E की डिडक्शन बंद हो जाएगी वहाँ पे। 7 साल तक अगर पे कर दोगे, इंटरेस्ट जितना भी पे करोगे 80E में क्वालिफाई करता है, और इंटरेस्ट में अमाउंट की कैपिंग नहीं है, 80E। सर इसमें भी पेमेंट का मोड मैटर करता है क्या, कि कौन पेमेंट करेगा, किसके अकाउंट से गया है? बेटा पेमेंट तो बैंक लेगा ही उसी से जिसको लोन दिया है, वो दूसरे से लेगा ही नहीं बैंक, है ना। वो तो बैंक जिसको लोन दिया उसी से इंटरेस्ट रीपेमेंट करता है, दूसरे से रीपेमेंट लेता ही नहीं बैंक, थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता। 80G इंटरेस्ट जितना भी हो, 1 साल में जितना भी एजुकेशन लोन होना चाहिए। एजुकेशन लोन की जब EMI पे करोगे उसमें जितना भी इंटरेस्ट हो सारा अलाउड है, अमाउंट की कैपिंग नहीं है, जितना इंटरेस्ट पे करा सब अलाउड है। सर ये 7 साल वाले वक्त वापस से पूरी होने से आप देखो मेरी बात सुनो, आपने 2015 में मान लीजिए लोन लिया था, 7 साल का आपका कोई कोर्स था, MBBS वगैरह जो भी था, नीट में MBBS याद आ रहा है, ठीक है। 7 साल का आपका कोर्स था, घर में लग रही क्या? तो आप करीब 2022 में आप क्वालिफाई कर पाए। अब इसके बाद 2 साल का बैंक खुद कूलिंग ऑफ पीरियड देता है कि 2 साल में आप जॉब ढूंढ लो। अब 2024 में आपकी जॉब लग गई। अब जॉब लग गई तो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे द EMI। अब आप EMI पे कर रहे हो, पहली EMI आपने पे कर दी, 25,000 रुपये की EMI पे कर दी 2024 में। इसके अंदर मान लीजिए 15,000 का, 10,000 का प्रिंसिपल था, 15,000 का इंटरेस्ट था। अब ये जो पहली EMI पे हो गई ना, यहाँ से 7 साल ले लो, जितना भी इंटरेस्ट पे करते रहोगे सारा अलाउड होगा। लेकिन अब आपने क्या करा, पहली EMI पे करी, दूसरी EMI पे करी, उसके बाद जॉब छोड़ के घर बैठ गए। अब EMI बंद हो गई। EMI बंद हो गई तो लोन एक्सटेंड हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए। नेचुरली अगर आप टाइम पे लोन नहीं पे करवाओगे तो लोन की ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाएगी ना। तो 7 साल के बाद जब EMI पे करोगे उसके बाद का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन 80E में नहीं मिलेगा। समझ आ गया? ठीक है। अब इसके अलावा एक और है सेक्शन 80G। सरकार कह रही है आपको बोला था LIC करा लो, 80C की डिडक्शन ले लो, नहीं लिया। आपको बोला 80D की डिडक्शन ले लो, नहीं लिया। 80E पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता ही नहीं था, तो 80E भी नहीं काम आई, है ना। और तो बोला पैसे का करो क्या, टैक्स में छूट लेनी है, 80G में दे दो। 80G इज़ फॉर डोनेशन टू द स्पेसिफाइड एंटिटीज़। तुम्हें पैसा चाहिए ही नहीं, तुम डोनेशन ही दे दो कम से कम, डोनेशन टू नोटिफाइड एंटिटीज़। एजुकेशन लोन में सिर्फ डिग्री आती है क्या? नहीं बेटा, जो भी हायर एजुकेशन के लिए आप ले लो। देखो 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए कोई लोन देता क्या? फिर नहीं, फिर NIFM के लिए अगर मैंने गलती से लोन ले लिया हाँ कोर्स के लिए तो हाँ उसको भी ये लागू बिल्कुल होता है क्या? बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन उसमें पता है फिर फीस आप पे नहीं करोगे, हमारे को बैंक फीस पे करेगा। आपको NIFM से प्रपोजल लेकर, उसमें क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने NIFM में एडमिशन करा लिया, NIFM में फीस जमा कर दी, अब मैं बैंक के पास लोन लेने जा रहा हूँ, वो नहीं होगा। वो काम फिर आपको एडमिशन लेने से पहले करना पड़ता है। बैंक को उस इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, फीस स्ट्रक्चर देना पड़ता है, और वो फीस बैंक देगा बार बार टाइम पे। अगर इंस्टॉलमेंट में कराई है तो बैंक इंस्टॉलमेंट जब जब ड्यू होगी, अब बैंक वो इंस्टीट्यूट बैंक को नोटिस भेजेगा तुम्हारी फीस ड्यू हो गई, बैंक पे करेगा और आपके नाम पे लोन चढ़ाता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप फीस दे के आगे फिर लोन मांग रहे, बैंक बोलेगा आप क्या चाहिए तेरे को लोन, फीस दे दी बात खत्म, है ना।
ATG, डोनेशन टू सर्टेन नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या करता है, पहले आपको पूरा पैसा नहीं देता, अनलाइक पर्सनल लोन। पर्सनल लोन की तरह पैसा आपके हाथ में नहीं देगा। इंस्टीट्यूट अगर लमसम लेता होगा तो इंस्टीट्यूट को लमसम पैसा दे देगा, आपको नहीं देगा। मतलब पैसा आपसे सारे डॉक्यूमेंट साइन कराएगा, पैसे सीधे इंस्टीट्यूट को जाते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हो। आप कोई BCA करो, MCA करो, कोई डिग्री करो, कुछ भी करो, सर्टेन नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है ना। अगर मान लीजिए 80G में डिडक्शन उन्हीं को मिलेगी जिनको इनकम टैक्स ने 80G और सेक्शन 12A में एग्जम्पशन दी हुई है। मतलब अगर कोई ये चाहे कि मैं यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, NGO हैं, है ना, मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, NGO हैं बहुत सारे, इसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी है, वो PM केयर फंड वाला नहीं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है ना। अभी जैसे बीच बीच में कई बार कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो सरकार उस फंड में पैसा लेती है। जैसे अभी पीछे केरल रिलीफ फंड खोला था, केरल में जब बाढ़ वगैरह आ गई थी, तो ऐसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहती है कुछ फंड्स को। अगर उसमें कोई आदमी डोनेशन दे दे तो वो भी 80G के लिए क्वालिफाई करेगा और आपकी टोटल इनकम में से घट जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो नोटिफाई करे गए हैं उनकी कैटेगरी बांटी गई है। कुछ ऐसे हैं जिसपे 100% छूट मिलती है, कुछ ऐसे हैं जिसमें 50% छूट मिलती है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें 25% ही छूट मिलती है। यानी कि इसमें अगर आपने 1 लाख रुपए दिए तो छूट 1 लाख रुपए की, इसमें 1 लाख दिए तो छूट 50,000 रुपये की, इसमें 1 लाख दिए तो छूट 25,000 रुपये की, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगराइजेशन के और सर्टिफिकेशन गिवन बाय द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसी सर्टिफिकेशन देगा वैसे मिलेगा। तो कुछ सरकारी फंड भी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 50,000 ही मिलता है। इन्वेस्टमेंट नहीं, डोनेशन मिलेगा नहीं वापस, कहीं वापस पहुंच जाओ सर दे दो। तो 80G में कुछ सर्टेन जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको छूट मिलती है। कुछ संस्थाओं को दोगे तो पूरा जितनी छूट करोगे उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। कुछ संस्थाओं को दोगे तो खाली 50% की छूट मिलेगी, कुछ संस्थाओं को दोगे तो 25% की छूट मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, सब तरह के इंस्टीट्यूशन है। मंदिर ट्रस्ट भी हैं बहुत सारी, जैसे आपका क्या नाम हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट है, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट है, और क्या है आपका वो इस्कॉन भी है, हाँ सही कह रही हैं, और तिरुपति बालाजी। तो अगर आप इन ट्रस्टों को पैसा देते हो तो आपको डोनेशन पे भी 80G की छूट मिल सकती है ना। तो अब आप अपने एम्प्लॉय को ये कुछ कैटेगरी बता सकते हो ताकि उसके वो टैक्स बचाने में, टैक्स प्लानिंग में हेल्प हो सके उसकी। ये हटा दूँ तो अब अगर सवाल करेंगे तो शायद अब हो जाएगा, है ना। देखते हैं, अब मोटे मोटे तौर पे मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। HRA निकालना सीखा है ना हमने, हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन तो सीख ली, प्रोफेशनल टैक्स सीख लिया। हाँ, अब हो जाएगा काम आपका। देखो, अब ये मिस्टर A एक एम्प्लॉई है जो XYZ लिमिटेड कंपनी में काम करता है और जिसका सैलरी का ब्रेकअप ये है। पर मंथ सैलरी है 45,000 बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस 18,000, प्रोफेशनल टैक्स 1,500, अदर अलाउंस 10,500, टोटल सैलरी हो गई 75,000 रुपये की। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है इस एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो ये है कि मिस्टर हैज़ मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दी है 45,800 रुपये की, और स्कूल की फ़ीस, टोटल फीस है इसकी 42,000 रुपये। देख यहाँ है ये ना, 42,000 रुपये टोटल फीस। PPF में इन्वेस्टमेंट करा 50,000 रुपये का, मेडिक्लेम प्रीमियम पे करी अपनी और अपनी फैमिली के लिए 21,000 रुपये, सीनियर सिटीजन के लिए 25,000 रुपये। जो सीनियर सिटीजन भाई है उसका ध्यान रखना, ठीक है। और ही इसके एक किराए का मकान मिलेगा जिसका 21,000 रुपये पर मंथ किराया देता है, और उसने प्रोफेशनल टैक्स पे करा है 2,500 रुपये, केवल 2,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स पे करा है। मिलता कितना है, 1,500 रुपये पर मंथ मिलता है। तो अब एक बार कंप्यूटेशन, इसकी कंप्यूटेशन बना के देखते हैं कितनी बनती है। असल में 24-25, देखो मैं हाथ क्या है दोनों बना रहा हूँ यहाँ पे, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा, किसमें फ़ायदा हो रहा है किसमें नहीं हो रहा। न्यू रिजिम ये पर मंथ है, इसे मल्टीप्लाई कर लो 12 से, है ना, 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सैलरी 12 महीने की है ना ये उसकी। इसके बाद ये दिख रहे हैं ना BCD, ये सब आपने करने ध्यान से कर लेना, इसलिए कहीं सोच रहे सारे मैं कर रहा हूँ तो अभी अगर कोई ना समझ आए तो हाथ के हाथ पूछ लेना प्लीज़। अभी प्लीज़ लगा रहा हूँ, परसों नहीं लगाऊंगा। ये इसकी एनुअल सैलरी आ गई है ना, लेस क्या अलाउंसेज टू द एक्सटेंट इट इज एग्जम्प्ट। जो अलाउंस एग्जम्प्ट होंगे वो घटाएंगे, पहले सेक्शन 10 का इफेक्ट देना है ना। तो लेस अलाउंसेज
इसमें के सेक्शन 10 के अंदर ही अलाउंस है, वही वाला सेक्शन HRA वाला है ना, HRA लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो 3 कैलकुलेशन बताई थी, बताओ कौन कौन सी हैं? Actual HRA received है ना, 50% of basic salary or 40% of HRA basic salary. रिसीव्ड कितना मिला इसे HRA भले आदमी को? 80 मनी, ये ले लो ना, पूरे साल का ले लो। अब तो पूरे साल का HRA मिला 2,16,000। दूसरा है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, अज्यूमिंग ही इज रिजाइडिंग इन दिल्ली, है ना। 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन। है कुछ नहीं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि फॉर्मूला याद रहे ना आपको। तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी और DA और 50% ऑफ बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 540, इसका 50% 270, ठीक है। अगली कंडीशन क्या थी? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड, रेंट कितना पे करता है? 25,000 रुपये पर मंथ, है ना। नीचे कहाँ लिखा था? 21,000 है। चलो 21,000 इंटू 12, ये रेंट पे करता है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी का मतलब अगेन वही है, बेसिक सैलरी, DA और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका 10%। 2100 किसने लिखा ये कितना आया? अब जो इन तीनों में से कम है 9 लाख में से घट जाएगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इक्वल टू मिनिमम कितना? 198 सबसे कम था। तो ये 3 कैलकुलेशन हर बार करनी है आपको, ध्यान रखना, और जो कम होगा वो घटा देना। तो मेरी सैलरी आफ्टर अलाउंसेज आई 9 लाख माइनस 198 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, क्योंकि वो तो सेक्शन 16 की डिडक्शन है, सही सी सैलरी के अंदर मिलती है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहली कौन सी है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, सिक्सटीन 1A 50,000 रुपये की मिल जाएगी सीधे सीधे, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो 50,000। और क्या है? प्रोफेशनल टैक्स 16(3) में अंडर सेक्शन 16 सेक्शन 3 प्रोफेशनल टैक्स कितना पे करोगे प्रोफेशनल टैक्स? 2500, लेकिन मिला तो उसे 18,000 है। रिडक्शन कितने की मिलेगी? 18,000 रुपये मिला प्रोफेशनल टैक्स। रहा देखो ये 18,000 रुपये मिला, डिडक्शन कितने की मिलेगी? 2500 टू द एक्सटेंट इट इज पेड, एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉई। मिले 18,000 लेकिन पे 2500 ही करें, कोई बात नहीं। ये इसकी आ गई GTI, इन टोटल इनकम अंडर द हेड सैलरी। और कोई हेड इंफॉर्मेशन हमारी नहीं, टोटल इनकम। अब ये GTI आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ से मिलती है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लेस चैप्टर 6A में सबसे पहली है सेक्शन 80C है ना। यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू और लेस देन 1.5 लाख, याद रहेगी बात है ना, काम करते हैं। अब 80C के लिए बताओ इसकी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मिलता है हमारे पास। है 80C लाइक कुछ करा इसने भला काम? ट्यूशन फीस पे करी है एक, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पे करी है। हाँ, इसने क्या करा? LIC प्रीमियम पे करी, यहाँ लिखते हैं LIC प्रीमियम है। कितनी है प्रीमियम? 45,800
800। ट्यूशन फीस कितनी है? 42,000 है स्कूल फीस उसकी। ये देखो 42,000 है उसकी स्कूल फीस। ये देखो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 15,000 इंटू 15,000 ही होगी, पूरे साल की होगी, कुछ नहीं लिखा तो चलो 15,000 ही मान लेते पूरे साल की। अगला क्या है? पीपीएफ। पीपीएफ में कितना है? 50,000। और कुछ है? मेडिक्लेम पॉलिसी भी तो है। 80D का हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जगे हुए बच्चे, पता है ना अगले क्वेश्चन खुद करने हैं। तो देखो इक्वल टू इफ सम ऑफ, मतलब ये फॉर्मूला मैं जनरली लगा रहा हूँ, सब जगह काम आ जाएगा। अगर इसका टोटल ग्रेटर देन 1.5 लाख तो आंसर होना चाहिए, अबे भैया, देन आंसर शुड बी 1.5 लाख, एल्स सम ऑफ, ये आप आराम से समझ लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी टेंशन मत लेना, नहीं तो टोटल लगा के 1.5 लाख से कम भी लिख सकते हो। देखो अगर ये टोटल 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा ना तो यहाँ आंसर 1.5 लाख पे रुक जाएगा अपने आप, रुके ना, तो वो फार्मूला बाद में आराम से समझ लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सवाल पे जोड़ देते हैं। 1.5 लाख आ गया तो बल्कि इसे तो बाहर ही निकाल दो ना, इसकी क्या जरूरत है, यहाँ कर दो इसे। अब 80D इक्वल टू और ग्रेटर देन 25 लाख एज्यूमिंग नो सीनियर सिटीजन एग्जिस्टिंग। अब इसको कितनी छूट मिलेगी? देखो 80D की कितने मिली है? कितने मिलेगी? फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली 25,000 और ब्रदर की, ओ सॉरी हिमसेल्फ फैमिली 21,500, 21,500 और कितनी मिलेगी? सीनियर सिटीजन ब्रदर की भी मिलेगी, नहीं मिलेगी? मिलेगी सर एक्स्ट्रा। नहीं मिलेगी बेटा, ब्रदर नहीं है, सीनियर सिटीजन का मतलब पेरेंट्स है, ब्रदर नहीं है। फैमिली में स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर नहीं होता। इनकम टैक्स कहता है भाई भाई अलग अलग, यही दरार डलवा रहे हैं सरकार ही, बाकी क्या होगा। तो ब्रदर की डिडक्शन नहीं मिलेगी ना, ब्रदर सिस्टर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेरेंट्स और स्पाउस और चिल्ड्रन बस। तो यहाँ पे भी फार्मूला लगाना है तो लगा सकते हो, इक्वल टू इफ ये इज ग्रेटर देन 25,000 तो आंसर 25,000 एल्स I30। तो इससे क्या होता है, अगर किसी आदमी ने, देखो किसी एम्प्लॉय ने अगर प्रीमियम ज़्यादा पे कर दी तो आप उसे मना कोई कर सकते हो, जो ज़्यादा मत कर देते हैं, ये अपना एक्सेल अपना काम करता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन लगा के धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, हम कंडीशन लगानी। अब इसकी सारी डिडक्शन घटाने के बाद क्या आया, ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है, दिस इज द टैक्सेबल। और कुछ बचा नहीं है इसके पास, नहीं कुछ नहीं बचा। टैक्स ऑन अबव इनकम, टैक्स ऑन अबव इनकम, इस पर टैक्स निकालने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए आसान तरीका है कि ये माइनस कौन सी लिमिट पार कर, इसने अपर लिमिट 5 लाख वाली, 5 लाख का ये लिमिट माइनस 5 लाख का 20% प्लस 12,500, ये इसका टैक्स आ गया। अब ये काम हम करते हैं न्यू रिजिम में, न्यू रिजिम, अच्छा हमने तो ये सारा काम यही खेल दिया तो कोई बात नहीं, इसका नाम ओल्ड रिजिम कर दो। न्यू रिजिम में इनकम तो यही आएगी 9 लाख रुपए, है ना, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, 9 लाख रुपए आएगी। ये नॉट अवेलेबल, HRA की डिडक्शन वहाँ नहीं मिलती है न्यू रिजिम में, क्लियर है, न्यू रिजिम में HRA की डिडक्शन नहीं मिलती है। 8.5 लाख। ATC ATD कुछ नहीं मिलेगा। इनकम कितनी बची? 8.5 लाख। 8.5 लाख पे टैक्स निकालो जरा नए रिजिम से, कि कौन सा स्लैब पार करा इसने? 40,000। इसने कहा 6 लाख वाला। 6 लाख के बाद टैक्स रेट कितना है? 10%। ऊपर कितना है? 30,000 नहीं 45,000, 15,000 सॉरी 15,000 पक्का 6,000, अच्छा हाँ 3 से 6 ठीक है, ठीक है ठीक है 15,000। अब देखो इस पर टैक्स कितना आ गया? 40,000। तो कहाँ जाना पसंद करोगे? सर देश को 5 ट्रिलियन पे ले जाना है, मैं न्यू में जाऊंगा। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, मैं ज़्यादा टैक्स दूंगा। है कोई? वो तो ठीक है, वो तो दोनों पे कॉमन है ना, 4 तो 4 ही है, वो तो कॉमन है। लेकिन अब एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो न्यू में जाएगा या पुराने में जाएगा। देखो अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि मान लीजिए उस एम्प्लॉय ने ये इन्वेस्टमेंट ही ना करी हो तो क्या करोगे? फिर तो न्यू में जाना पड़ जाएगा। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट ना करी हो तो फिर तो न्यू में जाने में फ़ायदा है ना।
देखो इन्वेस्टमेंट हटा दूँ? लेकिन सर HR है तो किया है ना, तो कुछ तो कम हो जाएगा ना, 2-4 हजार में भी। ये देखो लो, तो HRA अभी है आपके पास, देखो 42,000, 2-4 हज़ार बढ़ा हुआ है ना। तो डिपेंड करता है कि किसको कौन सा बेस्ट लगता है। आप यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर एम्प्लॉय के लिए आपको दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे, यही मैं समझा रहा हूँ आपको। बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, केस टू केस डिपेंड करता है। तो 41,600 और 16,578 ये टैक्स बना है इस एम्प्लॉय का, ठीक है। अब TDS काटने के लिए क्या करना, सिंपल डिवाइडेड 12, भाई हर महीने तुम्हारी सैलरी में से ये टैक्स कटेगा। 1381 का आप 1390 काट सकते हो, नियरेस्ट से राउंड ऑफ कर सकते हो, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। ₹1380, 3470 रुपये, तो नियरेस्ट से राउंड ऑफ करके आप TDS काट सकते हो। ये हर महीने उसकी सैलरी में से TDS कटेगा, TDS, ठीक है। अब ये वाला सवाल और इसके बाद वाले 2 भेज दूंगा, करके देखना, नहीं आएगा तो फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगले क्लास में रुकेगा वही जो प्रैक्टिस करके मेरे को आंसर भेज देगा, नहीं तो हाँ अगली क्लास में अगर आपने प्रैक्टिस करके मेरे को इंडिविजुअली, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअली, नहीं तो सबको एक जैसे हो जाएगा। इंडिविजुअली जिस बच्चे ने नहीं भेजा उसे क्लास में से एग्जिट कर दूंगा अगली क्लास में। देखो मेरी अकेले की मेहनत से आप नहीं सीखोगे, है ना, मैं तो सीख ही रहा हूँ आपको सिखा सिखा के, और लेकिन मेरे अकेले की मेहनत से आप नहीं सीखोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, देखो क्या होगा, गलत होगा ना, बस केस में 2 पेज खराब होंगे, कोई बात नहीं, जब इतने पैसे फीस में लगा दिए तो 2 पेज भी खराब कर लो, या तो फीस में नहीं लगाए तो इतने पैसे फीस में लगा दिए, 2 पेज खराब कर लो, तबीयत खराब तबीयत ठीक, कोई एग्जाम्पल नहीं, लू सब जगह चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, दिल्ली वाले बच्चे बेचारे कर ले रहे हैं, तो 2 ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। गलत ही होगा ना, देखो वर्स्ट केस गलत होगा, हो जान दो, गलत होगा तो क्या होगा, आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा। A और B, ये 2, मिस्टर B और मिस्टर C की इनकम है, अगर इसमें कोई वो होगा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट होगी तो मैं हटा दूंगा अपने आप ही, आपके लिए आसान ही छोड़ूंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं छोड़ूंगा, ये बात तय है, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल भी भेजूंगा करा हुआ, है ना, तो आपकी आप फार्मूले लगाने हैं फार्मूले लगा लो, कैलकुलेशन करनी है वो कर लो, वो मेरे को पता है। देखो ये बात मेरे को भी पता है कि एक बार में बच्चे नहीं सीख पाएंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं सोचूं एक बार में सीख जाएंगे तो मैं फिर कौटिल्य को कोई पढ़ा रहा हूँ और कौटिल्य मेरे से पढ़ने नहीं आएगा, है ना। और कौटिल्य देखा था कि हरियाणा का छोटा सा बच्चा हो जो उसकी GK IQ लेवल बहुत हाई है ना, तो मैं कौटिल्य पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ, कौटिल्य मेरे से पढ़ने भी नहीं आएगा, मैं ही कौटिल्य से बहुत नीचे हूँ। तो इसलिए मेरे पास मेरे जैसे बच्चे हैं भोले वाले से, तो मेहनत कर लेना प्लीज़।